हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ट्रिपल आर, जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हम लोग पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर पार्ट 4A तक देख चुके हैं और अब हम पार्ट 5 में एंटर कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट आप खुद से कर लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग प्रेसिडेंट करने वाले हैं। तो पहले ब्लैंक पेज में देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट किसका पार्ट होता है? ही इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव की अगर हम जब बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें प्रेसिडेंट आता है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट आता है, इसमें पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, इसमें आपका अटॉर्नी जनरल आता है। तो ये सारे लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, जिसमें हमें प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक के बीच में पता चलता है। ठीक, तो सबसे पहले हम किस तरह से याद किए थे इसके आर्टिकल्स को? हम इस तरह से याद किए थे कि भाई प्रेम करके है, ठीक है, कोई बंदा, और उसको आप बोल रहे हैं कि प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है। ठीक है, प्रेम, भाई रेजर आ जाओ यार, ठीक है, ठीक है, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम। ठीक है, जहाँ पर PR से ये आर्टिकल 52 है, ये 53 है, ये 54 है, ये 55 है, ये 56 है, ये 57 है, ठीक है, ये 58 है, ये 59 है, ये 60 है, ये 61 है, ये 62 है। तो इनमें क्या क्या दिया हुआ है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, और वो क्या होता है? वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का, हमें पता है जो प्रेसिडेंट होता है। ई से क्या है? एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो पावर होती है, इट शैल वेस्ट ऑन प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ई से क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब इसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन करता है? तो इसके इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड लोग हिस्सा लेते हैं, इलेक्टेड सांसद यानी कि MPs प्लस इलेक्टेड विधायक यानी MLAs। ठीक है, यानी कि नॉमिनेटेड वाले हिस्सा नहीं लेते हैं। देन यहाँ पे है मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन का मतलब है किस तरह से इसको चुना जाएगा। तो क्या क्या मैनर है इसका? तो पहली बात तो इनडायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। दूसरा, आप ये तो चीज़ यहाँ पर देख ही सकते हैं। दूसरा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल संक्रमणीय मत की जो प्रणाली होती है, उससे इसका चुनाव होता है। इसके चुनाव में 50 प्रपोजर्स होने चाहिए, 50 सेकेंडर होने चाहिए। ठीक, TR से यहाँ पर टर्म है, ठीक है, टर्म कितना होता है? 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का। ई से क्या है? ई से है आपका एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, तो एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कि कितने बार भी इंडिया में कोई प्रेसिडेंट बन सकता है। क्यू से क्या है? क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में क्या क्या है? एक तो एज है, पहला एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए मिनिमम। गवर्नर के लिए भी इतना होता है और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी इतना होता है। ठीक है, सिटीजन तो होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए वो इनके पास होनी चाहिए। सी क्या है? कंडीशन ऑफ ऑफिस। ठीक है, कि आप जब प्रेसिडेंट चुने गए हो तो आप सांसद ना हो, विधायक ना हो, और अगर आप हो तो आपको रिज़ाइन कर देना उस पोस्ट से। ओ से क्या है? ओथ और एफर्मेशन, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई से क्या है? इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, और ये हमने कहाँ से लिया इम्पीचमेंट? ये हमने USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और ये जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, ये चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने USA कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। ठीक है, आज तक क्या कोई प्रेसिडेंट इम्पीच हुआ है? बिल्कुल आज तक कोई इम्पीच नहीं हुआ है। ठीक है, और इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है? इसमें ऑल MPs दैट इज़ इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, वो सब सांसद हिस्सा लेते हैं, चाहे वो इलेक्ट होकर आए हों चाहे नॉमिनेट होकर आए हों। और इसमें MLAs डू नॉट पार्टिसिपेट, MLAs नहीं होते हैं इसमें और नॉमिनेटेड नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, ये चीज़ आप, सॉरी, नॉमिनेटेड होते हैं इसमें। ऊपर क्या था? नॉमिनेटेड नहीं होते थे और इलेक्टेड थे आपके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? और क्या है कि इसका किस ग्राउंड पे, प्रेसिडेंट का किस ग्राउंड पे इम्पीचमेंट होता है? तो इट इज़ वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब वो संविधान का उल्लंघन करेंगे तो उस केस में होता है। 14 दिन का प्रायर नोटिस देना होता है। पार्लियामेंट इनको इम्पीच करती है। पार्लियामेंट किस तरह से इम्पीच करती है? या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी भी हाउस में इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, जिस भी हाउस में स्टार्ट हो रहा है वहाँ के जो 1/4 मेंबर हैं पहले उसको सपोर्ट करेंगे उस रेजोल्यूशन को। अगर सपोर्ट किया और अगर सपोर्ट करने के बाद इसको पास करवाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं लोकसभा में स्टार्ट हुआ तो 1/4 मेंबर पहले इसको रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट कर दिया तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना होगा इसको, और अगर पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा और यहाँ से भी इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना होगा, और अगर पास हो गया तो प्रेसिडेंट आपके इम्पीच हो जाएंगे। 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को, और वो अपना जो बात है वो सामने रख सकते हैं उस टाइम पीरियड में। और टाइम से क्या है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन यानी कि जैसे ही कार्यकाल पूरा होने को आए प्रेसिडेंट का, उससे पहले ही जो अगले राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वो हो जाने चाहिए। ठीक है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, ठीक है, ऑफ होल्डिंग इलेक्शन
टू फिल दी वैकेंसी। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 72 भी चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। आर्टिकल 72 किसकी बात करता है? ये पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है, यानी राष्ट्रपति जो क्षमा दान देता है किसको, जब किसी को कोई पनिशमेंट मिलता है। तो ये भी डिफरेंट टाइप का होता है। वैसे तो यहाँ पर मैं बताना, चलो डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें पार्डनिंग पावर होती है, पार्डन होता है, कम्यूट होता है, रिमिशन होता है, रिप्राइव होता है, रेस्पाइट होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के पार्डनिंग पावर के तहत आते हैं, लेकिन मैंने कभी एसएससी में क्वेश्चन नहीं देखा, तो उस पर मैं डेप्थ में जाऊँगा नहीं, ठीक है। इसी में आप 89 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 161 मिल जाएगा आपको, और ये बता देगा गवर्नर के पार्डनिंग पावर को, ठीक है। 165 में क्या है, कमेंट में आप बताएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर इसका भाई है, वैसे बताओ जरा कौन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन आता है। तो जैसे पार्ट 5 अभी हम शुरुआत में चर्चा की है, तो पार्ट 5 में 5 चैप्टर आते हैं। पहले चैप्टर बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की, जो हमने पढ़ा उसका यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक जो पार्ट होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्लियामेंट हम अगले लेक्चर में करेंगे, और यूनियन जुडिशरी अभी करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 में आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कैग, ठीक है। किस चैप्टर में क्या आता है आपको बताना चाहिए। ये देख लिया, ही इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये देख लिया आपका 55 देख लिया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा देख लेना कोटा वोटा क्या होता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, ठीक है। 56 57 हो गया, और 59 भी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई आप मेंबर ना हो किसी हाउस के, ये सारी चीज़ें हैं। बस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है जो हम लोग देख चुके हैं, और 72 वाला भी देख चुके हैं। आर्टिकल 123 आगे देखेंगे, जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर की बात करता है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कमेंट आपको बताना है कौन से पहले प्रेसिडेंट थे हमारे जो ऑफिस में जिनकी डेथ हो गई थी, बताओ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं किसकी ओर, वाइस प्रेसिडेंट यार खुद से करोगे ये, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट आप खुद से करोगे। इसमें क्या, देखो हमने अभी पढ़ा था ऑल एमपीज़, ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये किसका रिमूवल कर रहे हैं? प्रेसिडेंट का। यही लोग इसका इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसमें ऑल एमपीज़ होते हैं, सभी सांसद लोग हिस्सा लेते हैं। बाकी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 71 जो कि कॉमन है दोनों से, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, ऑल इलेक्शन डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाई सुप्रीम कोर्ट ओनली। यानी कि इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है, यानी कि नो अदर कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट कैन सी द इलेक्शन डाउट्स विद रिगार्ड टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 71 ध्यान रखना, इलेक्शन डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट देखेगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। नाउ कमिंग ऑन टू दिस आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट, सारी चीज़ें, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बेसिक्स जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है कब स्टैब्लिश होता है। तो स्टैब्लिश 26 जनवरी 1950 को होता है, लेकिन ध्यान रखना है आपको ये कि इसकी जो पहली सिटिंग है, दैट इज़ फर्स्ट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये होती है 28 जनवरी को। ये 28 जनवरी 1950 को होती है, यानी कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया, लागू किया, उसके 2 दिन बाद, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि लिखा हुआ है आर्टिकल 124 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यूनियन जुडिशरी है। इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है। इंटीग्रेटेड इंडिया में जुडिशरी है, अनलाइक इन यूएसए। ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, जो हमारा जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और ठीक है इंडिपेंडेंट है, और जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमने कहाँ से लिया? ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। लेकिन जो हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है ये हमने बोरो किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये वो एक्ट है जिससे हमने अपने संविधान में ज़्यादातर चीज़ों को बोरो किया है, और ये वो एक्ट है जिससे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादातर स्ट्रक्चरल पार्ट यानी कि संरचनात्मक ढांचा लिया है। एग्जैक्टली। तो ये आर्टिकल नंबर 124 से, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक जाता है। ये आपको जो पूरा ये ब्रैकेट है वो ध्यान में रखना है, 124 से लेकर 147। और 124 में क्या दिया हुआ है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस होने चाहिए। आई होप कि सभी लोगों ने वो जो एक्ट वाली क्लास अभी मैंने पिछले सैटरडे को ली थी, तो उसमें वो सभी लोगों ने अटेंड करी होगी। तो उसमें हम लोगों ने देखा था जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, वो जो रेगुलेटिंग एक्ट है तो देख लीजिएगा उस क्लास को। इसी वजह से मैंने उसको पब्लिक कर रखा है, नहीं तो आपको पता है वो बैच की क्लास है, मैं प्राइवेट कर देता हूँ, लेकिन मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए, मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए उसको पब्लिक करके रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग देख लेंगे, उसके बाद वो प्राइवेट होगी, मतलब मेंस के आपके एग्जाम के बाद। तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये इसने बोला देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। उसमें क्या था? एक चीफ जस्टिस और 4 अदर जजेस, है ना। तो बस मैंने रिलेट करने के पर्पज से बताया। तो यहाँ पर 7 अदर जजेस, और फिर इसमें यह भी प्रोविजन था कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है आगे। तो अभी आपको पता है 1+33 का कॉम्पोजिशन है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस। और अभी कौन है CJI, जरा कॉमेंट में आप बताएंगे।
एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा। मैक्सिमम एज 65 उम्र होनी चाहिए, यानी कि 65, जैसे कि अभी हमारे जो DY चंद्रचूड़ जी थे उनके 65 की ईयर्स कंप्लीट हो गई थी एज, तो इसलिए उनको जाना पड़ा। ठीक है, इसलिए उनको क्या करना पड़ा, अभी ऑफिस से रिज़ाइन करना पड़ा। और करंट में कौन है आपको बताना है। तो इसमें कोई मिनिमम एज नहीं होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 होती है ना। रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, यानी इनको रिज़ाइन। अच्छा, प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना हो तो किसको देता है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट को देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देना हो तो किसको देता है, वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये लोग भी अपना राष्ट्रपति को ही देते हैं। अ जज में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन दी मैनर प्रोवाइडेड इन दी क्लॉज 4। तो क्लॉज 4 अभी हम देखेंगे क्या है, किस तरह से जज को हटाया जाता है। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो। ठीक है, यानी कि क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड और क्या होनी चाहिए, हैज़ बीन एटलीस्ट 5 ईयर्स एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी 5 साल तक या तो जज रहे हो हाई कोर्ट में, और या है ये या, ठीक है, या तो ये हो या तो नहीं तो फिर हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या तो 10 साल तक किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो, और अगेन या फिर इन दी ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट आर डिस्टिंग्विश जुरिस्ट, राष्ट्रपति की नज़रों में आप जुरिस्डिक्शन या फिर जो जुडिशरी उसकी नॉलेज रखने वाले आप बंदे, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास। ठीक है, तो ये होना चाहिए और इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक, देन अगर हम बात करें आपका जो अगला प्रोविजन है, दैट इज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड, सॉरी शैल नॉट बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस, मतलब शैल बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट नहीं होगा। ठीक है, शैल बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इनको किस तरह से हटाया जाता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो अभी मैंने एक रिसेंट में वीडियो बनाया था, बिकॉज बनाया था कि नहीं बनाया था पता नहीं, याद नहीं, बना आई थिंक नहीं बनाया था। आपने देखा होगा कि अभी एक हाई कोर्ट के जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, तो उन्होंने कुछ ऐसे मुस्लिम धर्म पे उनको मतलब कठमुल्ला ऐसा बोल दिया था, है ना, अपने को पता होगा। तो उनके खिलाफ पार्लियामेंट में आ गया था रिमूवल का ये पूरा जो प्रोसीजर है, मतलब रिमूवल का ये रेजोल्यूशन आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसीजर सेम होता है। क्या होता है, तो अगर आपको लोकसभा में देखो, पहली बात तो ये पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता। ऐसा नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो यूपी का स्टेट लेजिस्लेचर रिमूव करेगा, नहीं। अपॉइंट कौन कर रहा है, हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही कर रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की भी कर रहा है, हाई कोर्ट को भी कर रहा है। तो लोकसभा में अगर रेजोल्यूशन आ रहा है तो 100 जो सदस्य हैं लोकसभा के वो साइन करेंगे, और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो 50 लोग साइन करेंगे। और अगर मान लिया कर देते, मान लो यहाँ पर आया या फिर यहाँ पे आया, कहीं पे भी आया, तो पहले वहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, पीठासीन अधिकारी होगा, उसके पास जाएगा। देन वो 3 मेंबर्ड कमेटी बनाएगा, 3 मेंबर्स की, अगर उसने बोल दिया कि हाँ सही है, देन इनको फिर स्पेशल मेजोरिटी से दोनों को अलग अलग पास करना होगा। देन प्रेसिडेंट ठप्पा लगा के इनको हटा देगा। क्लियर है इतनी चीज़। ओथ किसके सामने लेते हैं, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन दिला रहा था, CJI दिला रहा था। ये नहीं होता तो सीनियर मोस्ट जज दिलाता। नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी हाई कोर्ट। तो क्या अभी तक किसी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया गया, दी आंसर इज नो। लेकिन 1993 में वी रामास्वामी करके थे एक, ठीक है, उनके खिलाफ सबसे पहले इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए हटे नहीं थे वो। 125 में सैलरी वगैरह जजेस की है, ठीक है, जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और हमें पता होना चाहिए कि सब कहाँ से निकलती है सैलरी, जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, ठीक है। एंड आर्टिकल 126 मतलब सब कुछ सैलरी और प्रिविलेजेस यानी इनके क्या विशेष अधिकार होंगे वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग CJI। तो इसको हम किस तरह से याद रखते हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज़ को एक सीट ऑफर करी, इस तरह से पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये क्या है, आर्टिकल 124 देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाकी प्रोविजंस। 125 सैलरी वगैरह की बात करता है, एक इसकी बात करता है एक्टिंग CJI की। यहाँ पर आप देखिए 125 किसकी बात कर रहा है, ये आपके बात, सॉरी 126 इसकी बात कर रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग CJI, ठीक है। एक्टिंग CJI का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 124 है, 125 है, ये 126 है, ठीक है। तो ये किसकी एक्टिंग CJI का मतलब है कि अगर CJI अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, कहीं बाहर चले गए, घूमने वगैरह चले गए, तो फिर उस टाइम पे टेम्प्रेरी तौर पे एक जज को अपॉइंट किया जाएगा CJI को, उसको एक्टिंग CJI बोलेंगे। 127 ये बात करता है ए से एडहॉक जज। एडहॉक का मतलब होता है टेम्प्रेरी जज। अगर मान लो कि कोरम ऑफ जज नहीं है, कोरम का मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस टू कैरी ऑन द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, तो उस केस में CJI राष्ट्रपति से यानी प्रेसिडेंट से पूछ के
किसी हाई कोर्ट से किसी जज को हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसको बुला सकता है टेम्प्रेरी तौर पे, इसलिए एड हॉक का मतलब होता है टेम्प्रेरी। 128 आर से रिटायर्ड जज, अगर किसी रिटायर्ड जज को बुलाना है कुछ टाइम के लिए, ऐसा लगता है कि ये जो जज हैं इन्होंने इस चीज़ पे फैसला दिया था तो ये चीज़ अच्छे से हमें समझा सकते हैं फिर बता सकते हैं, तो रिटायर्ड जज को अगेन CJI इन्वाइट कर सकता है विद दी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से पूछ के। सी से क्या है यहाँ पर, तो सब एडहॉक जजेस हो गया, रिटायर्ड जजेस हो गया, और सी से यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और इसी में क्या लिखा हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि अगर कोर्ट के ऑर्डर की आपने अवहेलना करी, मौज ली कोर्ट के ऑर्डर की, तो फिर कोर्ट आपको सजा देगा। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट। इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जो भी वो ऑर्डर डिक्री पास करता है उन सबको एज अ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, जिनको फर्दर जजमेंट में पास करते वक्त उनको यूज़ किया जाएगा। 130 सीट दिल्ली is declared as a seat of Supreme Court, and CJI has the power to declare any other place as the seat of Supreme Court, but again with the consent of President. 131 O से क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या आता है, मूल क्षेत्राधिकार में। तो जो लड़ाई होती है केंद्र और राज्य के बीच में, या फिर दो राज्यों के बीच में, ठीक है, या फिर सेंटर है एक साइड में और कुछ और राज्य इसके साइड में और कुछ राज्य बाकी दूसरे साइड में, तो ये सब जो लड़ाइयाँ होती हैं इस सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत आती हैं, जो कि एक्सक्लूसिव नेचर का ये होता है। मतलब ये होता है सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई कोर्ट देख भी नहीं सकता इन सबको, इन मैटर्स को। इसमें आपका जो वाटर डिस्प्यूट होता है वो कवर्ड नहीं होता है, और अगर कोई मैटर है राइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी वो भी कवर्ड नहीं होता है। 132, 133, 134 तीनों क्या है, एपलेट जुरिस्डिक्शन है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, सिविल मैटर में और क्रिमिनल मैटर में। आप देखो यहाँ पर, ठीक है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, सर्टेन केसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, सिविल मैटर्स में, यानी कि जो मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी सब होते हैं। 134 आपका क्रिमिनल मैटर्स में, थेफ्ट, मर्डर चार्जेस, ये सब आता है, ठीक है। 135 में क्या है आपका, ये बात करता है जुरिस्डिक्शन पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो हमें अभी एक्ट वाली क्लास की अगर मैं चर्चा कर लूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जून 1935 का था। इसने क्या क्या किया था, तो पहली बात तो इसने प्रोविंसेस से डायरेक्टली हटा के उनको ऑटोनॉमी दी थी। वहाँ पर प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया था 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, और जो सेंटर है उसको डायरेक्टली दी थी, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी। प्लस इसने एक फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया था, ठीक है, ये फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया था। और इस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा स्टैब्लिश हुआ था 26 जन 1950 को, और जब पहली सिटिंग हुई 28 जनवरी 1950 को, तो सारी पावर जो फेडरल कोर्ट की थी वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई, ठीक। 136 पे आते हैं, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने सुना होगा कि जैसे हमारा SSC स्कैम वाला मुद्दा चल रहा है ना, तो अपने टीचर्स को सुना होगा कि वो बोल रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट, मतलब हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, है ना, आपने सुना होगा टीचर्स बोल रहे हैं कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको एक हायरार्की फॉलो करनी होती है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, देन हाई कोर्ट में जाएंगे, देन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऐसे नहीं उठा के सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा भैया तुम निचले वाले कोर्ट में क्यों नहीं गए थे। तो स्पेशल लीव जो होती है ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है, यानी आपने उसकी मर्जी है कि हो सकता है कि वो कोई केस को आप जैसे कि मान लो उसके पास हज़ारों आई स्पेशल लीव हज़ारों आई मान लेते हैं, ठीक है, एक दिन में उसने हो सकता है एक दो को पिक कर लिया कि ठीक है ये मसला इंपॉर्टेंट लग रहा है तो हम पिक कर लेते हैं, उसके डिस्क्रिशन पे है, आपका हक नहीं है, आपका वो मैटर ऑफ राइट नहीं है। लेकिन आर्टिकल 32 के थ्रू आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तब भी सुप्रीम कोर्ट पूछता तो आइए हाई कोर्ट क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि बर्डन ऑफ केसेस इतना ज़्यादा है ना, ठीक है। और ऊपर से हमारी वो कौन थी मैडम, वो जो अतुल सुभाष जी वाला केस था, क्या नाम था, रितिका नाम था ना जज का उसका, ऐसे जजों पे कलंक है। 137, तो 137 में क्या है, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी कि ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को जो उसने पहले दिए हैं या फिर हाई कोर्ट के या फिर जो हमारे निचली कोर्ट्स हैं उनके ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे गोलकनाथ केस में पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सकता है। फिर KBC केस में, केशवानंदा भारती के 1973 में एकदम पलट गया, बोलता है फंडामेंटल को अमेंड कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बस डिस्ट्रॉय मत करना। तो मतलब क्या है, वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर रहा है, ठीक है। तो 137, 138 में क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज किया जा सकता है विद इन दी पावर्स अंडर द यूनियन लिस्ट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका 138। 139 पे आते हैं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। अभी 5 तरह की रिट अभी सुबह ही पढ़ी थी हम लोगों ने, 5 तरह की रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा कोई तरह की रिट इशू करवानी है तो 139 का मतलब यूज़ करके पार्लियामेंट इनको और भी पावर दे सकती है, और भी रिट। अगेन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। 140 एंसिलरी पावर्स की बात करता है, सहायी शक्तियाँ बोलते हैं इसको हिंदी में। एंसिलरी पावर का मतलब काइंड ऑफ अगेन होता है एक्स्ट्रा पावर सुप्रीम कोर्ट को, जो पार्लियामेंट दे सकता है। ठीक है, एंसिलरी पावर ध्यान रखना कि इसमें 140 में 141, ये इंपॉर्टेंट है। 141 1 और 1 ने क्या कर रखा है, 4 को बाइंड कर रखा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अगर कोई भी ऑर्डर डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, डिग्री पास कर दी, तो वो सभी कोर्ट पे, जितने भी भारत में कोर्ट एग्जिस्ट करते हैं उन सब पे बाइंडिंग होगा, सबको मानना होगा उस चीज़ को। ये 141 है। 142 किसकी बात करता है, एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें ये लिखा हुआ है आर्टिकल 142 में, सब भूल जाओ। 142 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। किस लिए, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। 2 शब्द मत भूलना, कंप्लीट जस्टिस 142, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। फालतू की राम गाथा देखने की जरूरत नहीं है, बस ऑर्डर या डिक्री ध्यान रखना है। 143 में क्या है, इसमें है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अगेन पूरी राम गाथा देखने की जरूरत नहीं है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है प्रेसिडेंट, किस लिए, एडवाइस लेने के लिए। एडवाइस लेने के लिए जा सकता है कि एडवाइस दे दो, किस मैटर में, वैसे आज तक एसएससी ने पूछा नहीं है ये, लेकिन फिर भी 2 मैटर में, मैटर अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी या फिर एनी मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो इस मैटर में तो सुप्रीम कोर्ट को मैंडेटरी है कि वो एडवाइस देगा ही देगा। पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले में दे या ना दे, और जो भी एडवाइस देगा सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को, वो उस पर बाइंडिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 144 में ये लिखा हुआ है कि जितनी भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी हैं भारत में, वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए काम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ पूछ रहा है तो जल्दी जल्दी बताओ उसको, ठीक है। तो जितनी भी सिविल जुडिशियल अथॉरिटी है टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट भी आपका, ठीक है। इसी तरह हाई कोर्ट थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना, यहाँ पर दिया हुआ है, करवा नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत देख लेना है ना, कि आपकी एक जो हाई कोर्ट है वो मल्टीपल स्टेट की या फिर यूटी की हाई कोर्ट हो सकती है। किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था भाई, 7th अमेंडमेंट। इसी तरह कमेंट करके बताओ कि जो हमारा एक गवर्नर होता है वो मल्टीपल स्टेट का कॉमन गवर्नर हो सकता है। ये 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 से ये भी चीज़ ऐड करी गई थी। किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में ये चीज़ है, कमेंट में हमको ये बताना है। ऑलराइट, तो ये इसलिए नहीं करा रहा हूँ बिकॉज काफ़ी चीज़ें रिलेटेड हैं, पहली बात। दूसरी बात, उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि सुप्रीम कोर्ट होता है। और वाइस प्रेसिडेंट इसीलिए नहीं करा, छोटा सा है पहली बात, और इसी से काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड है, और उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि हमारा प्रेसिडेंट है। नहीं तो फिर मतलब ही क्या हुआ, पूरा ही अगर सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले, जल्दी से रिविजन करने वाले उनको, ठीक है। मिलते अगले लेक्चर में, जो कि आई थिंक लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि हम पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट पूरा एक लेक्चर में हम करने वाले हैं, एंड पॉलिटिक्स खत्म आपकी। ऑलराइट, थैंक यू।